हमारी जो रेमिटेंसेस थी ओपन मार्केट और इंटरबैंक की सिर्फ गैप की वजह से $4.5 बिलियन जो है वो नीचे गई है। नहीं, और जो एक्सचेंज की जो कंपनीज की कैटेगरी बी है उसको खत्म करने का ऐलान किया स्टेट बैंक के गवर्नर ने। 50 करोड़ रुपए का उसका सरमाया किया है मिनिमम, और 20 करोड़ वाली कंपनियों को बंद किया है। रेगुलेटर सोए रहते हैं, तो वो सोए रहते हैं, तो फिर ये है कि जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को हरकत में आना पड़ता है। एक फ्रंटमैन के तौर पे हमारे आर्मी चीफ आए हैं, तो ये अब इंशाल्लाह हमारे पास पहला टारगेट 270 का है, और फिर जो हमारा फाइनल टारगेट जो काफी टाइम से कह रहे हैं आपको 242 का, तो वो अब इंशाल्लाह पूरा होते हुए देखिए कि ये जो डॉलर की कीमत में 30 से 35 रुपए की बेहतरी हुई है। अगेन आप देखें कि बाज़ार हिस्से में मंडे से लेकर आज जब मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त तक 5 बिलियन अ डे से ज़्यादा का जो टर्नओवर है, वैल्यू ट्रेडेड है, वो नहीं देखी गई। उसकी वजह यह है कि जुम्मे के दिन किसी एक स्टॉक ब्रोकर की प्रेमिसेस से फॉरेक्स के नाम पे ऑपरेशन किया गया, वहाँ से फॉरेन करेंसी भी और मोबाइल फ़ोन में क्या गया कि काफ़ी सौदों की डिटेल है, हवाला हुंडी के अगेंस्ट ये क्रैकडाउन है। और बाज़ार के अंदर ये बात बहुत कॉमनली कही जा रही है कि द जेंटलमैन द ब्रोकर हाउस वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट और वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ द बदला मार्केट, बदला प्रोवाइडर। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी बाज़ार हिस्से या पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स का कत्लेआम या पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को बाज़ार से दूर रखने की स्कीम का नाम जो है वो बदला है। हम आपको इस वक्त सुनवाने जा रहे हैं एक ऐसा क्लिप कि जो आपको बताएगा कि 2 साल पहले एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने, जो कि पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट को टाइम एंड अगेन एडवाइस करते रहे हैं, और ये भी सच है कि उनके दिए हुए हर मशवरे पर अमल हो जाता है, बट समहाउ बदला से रिलेटेड जब भी वो सजेशन देते हैं, तजावीज़ देते हैं, वो रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं। और आज हम नतीजा देख रहे हैं कि आपके बाज़ार से इन्वेस्टर ख़त्म हो गए हैं, आपके बाज़ार से वैल्यू ट्रेडेड ख़त्म हो गई है, आपके बाज़ार की जो कमीशन की इनकम है वो इतनी कम हो गई है कि जो कभी 2-3 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के बराबर होती थी, अभी ये 189 ब्रोकरेज हाउसेस के साथ इतनी कम इनकम, इतनी कम वैल्यू के साथ ये सिस्टम कैसे सस्टेन कर सकता है, ये सवाल है। अगर नए इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो ये बाज़ार हिस्से के लाने के लायक रह जाएगी, ये एक सवाल है। बट गोइंग बैक टू द पॉइंट, we want you to kindly hear what David White said some 2.5 years ago कि पाकिस्तानी बाज़ार हिस्से का बुनियादी मसला क्या है। चलाइए क्लिप। Working with the SCCP, and I've never felt that Pakistan has really moved forward from the days of Badla. We've had a number of different iterations of derivatives, but they haven't really captured the way that India captured moving forward to a proper futures market with a proper CCP and risk management tools to develop the market. You can say everybody, look, it's very difficult to teach a dog new tricks, an old dog new tricks. What is it that Pakistan is unable to do and India did it, and what is it that you kept advising and it somehow didn't happen? An advisor to the committee that looked at the market crash, the Badla crash that occurred in around 2006, 2007. Like other markets, you haven't moved as yet to develop an IPO. If it hasn't announced, it's about to announce the approval of the listing of the National Stock Exchange as an IPO. Unfortunately, Pakistan has lagged behind on a number of issues. MSCI has downgraded the categorization of the market from emerging to frontier. बाज़ार रहे ना रहे, लेवरेज और लेवरेज वाले ज़रूर रहेंगे। क्लिप मुलाहिज़ा किया, हम चाहेंगे कि इसके ऊपर आप हमें फीडबैक ज़रूर दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Naज़रीन, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. If you look at the present situation, पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, और पाकिस्तान के जो वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो UN जनरल असम्बली में एक ऐसे कमरे में
वहाँ पर क़याम कर रहे हैं कि जिसका जो किराया है उसके बारे में क्या से कहा जा रहा है कि वो $30,000 के आसपास है। वहाँ पर एक बहुत ही लेविश टूर किया जा रहा है उस वक्त कि जब पाकिस्तानी अवाम जो है वो भूख और नंग से तंग होकर सड़कों पर आई हुई है। आज जिस चीज़ को हम समझना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं और जिस पे बातचीत करना चाहते हैं, दैट रिलेट्स टू द इकोनॉमिक वोज एंड पीपल ऑन द स्ट्रीट लुकिंग फॉर सर्टन सॉल्यूशंस। तो पहले सेशन में हम बातचीत करेंगे मियां ज़ाहिद साहब से। ये फॉर्मर चेयरमैन हैं FPCCI से। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं और उनकी नज़र में लॉन्ग टर्म देरपा कोई सोल्यूशन है या नहीं है। मियां ज़ाहिद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़ाहिद साहब, जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें फॉरेस्ट के ख़िलाफ़ एक आर्म फोर्सेस की तरफ से भी ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, FIA भी बहुत मुतहर्रिक है और हमने देखा कि लास्ट फ्राइडे जो है वो स्टॉक ब्रोकर एक हैं, उनकी एक प्रेमिसेस पे भी ऑपरेशन किया गया। पिंडी में भी ऑपरेशन करके काफ़ी सारी फॉरेन करेंसी को बरामद किया गया और उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि जो डॉलर है उसमें 30 से 35 रुपए की बेहतरी हुई है और जो एक्सचेंज की जो कंपनीज़ की कैटेगरी B है उसको ख़त्म करने का ऐलान किया स्टेट बैंक के गवर्नर ने। और तकरीबन तमाम बड़े बैंक जो हैं आज तक वो एक बिलियन रुपीस के कैपिटल से अपनी एक्सचेंज कंपनीज़ को स्टार्ट करने का इंडिया दे चुके हैं। सो हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन? और एक और चीज़ पे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़ाहिद साहब कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के मेजर्स होते हैं ये आपकी नज़र में कितने सस्टेनेबल और ड्यूरेबल होते हैं? जी देखिए, बात यह है कि हमारी जो फॉरेन ट्रेड है या फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज जो हैं, इसमें रिफॉर्म्स की तो जरूरत थी। इनकी जो एसोसिएशन है वो खुद भी कह रहे हैं कि जी इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी। और अब जो उन्होंने रिफॉर्म्स इसमें किए हैं कि उसमें उसको कम से कम 50 करोड़ रुपए का उसका सरमाया किया है मिनिमम, और 20 करोड़ वाली कंपनियों को बंद किया है। ये तो रिक्वायर्ड था, तो ये तो एक अच्छा स्टेप है। और इसी तरीके से जो रेड वगैरह करना और जिन्होंने इस तरह से मनी जो है होल्ड की हुई है या जो मनी की ट्रेल नहीं है जिनके पास, तो उनके ऊपर क्रैक डाउन करना भी ये भी एक वक्त की जरूरत है। लेकिन बात यह है कि ये इस तरीके से जो इंसिडेंटल किस्म के काम होते हैं ना कि जी वो 5 साल 10 साल सोए रहे, जब वो मुआशरे में बुराइयां बढ़ती चली गई और उसके बाद एकदम ख्याल आया, तो ये नहीं होना चाहिए। ये एक कांस्टेंट एक चीज है और इसके ऊपर मुस्तकिल इस तरीके से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और रेगुलेटर का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि चीजें जो हैं वो इस तरीके से हो जिस तरीके से हमारे यहाँ हो जाती हैं और मशरूम ग्रोथ हो जाती है हर चीज की। लिहाजा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। रेगुलेटर सोए रहते हैं, तो वो सोए रहते हैं, तो फिर यह है कि जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को हरकत में आना पड़ता है। तो बहरहाल इसमें जो है एक कांस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए और पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए और रेगुलेटर जो है उसको सही अपना काम करना चाहिए। तो एज अ बिजनेसमैन यू सपोर्ट दीज मेजर्स, हाउएवर यू आर ऑफ द ओपिनियन कि ये जिसका काम है उसी को बुनियादी तौर पे मुस्तकिल बुनियादों पर करते रहना चाहिए। Definitely, I support that the move which the security forces have made this is correct in the right way, in the right direction. But this is the main function of the regulatory bodies, and they should perform their function, not for the मतलब इस तरीके से जो आप उजलत में करते हैं या इस तरीके से जो क्या कहना चाहिए हरासमेंट वगैरह करते हैं, उसकी बजाय ये कांस्टेंट प्रोसेस है। चेक एंड बैलेंस जो है परमानेंटली होते रहना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाएं कि बिज़नेस कम्युनिटी ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की कि वेदर वो पैसों के मसले एकदम चीज़ें बेच के करेंगे रेज़, या फिर ये जो दूसरे मसाइल हैं लिक्विडिटी क्रंच के या फॉरेक्स के, ये इलेक्शन के बाद ही जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो दीगर इंस्टीट्यूशन से पूरी हो सकेंगी। इस वाले मामले को जो इस वक्त गवर्नमेंट डील कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं एज अ बिजनेसमैन? देखिए, बात यह कि गवर्नमेंट अभी जो पॉलिसीज और प्लानिंग्स कर रही है कि ये जो लॉस मेकिंग गवर्नमेंट एंटिटीज हैं इनको प्राइवेटाइज किया जाए। अब इसका तो हम सिर्फ मीडिया से ही सुन रहे हैं, कुछ ऐलानात होते हैं कि जी हम इसको मोस्ट प्रायोरिटी हमारी और फोरमोस्ट प्रायोरिटी है कि हम इसको प्राइवेटाइज करें जो लॉस मेकिंग एंटिटीज है। उनके नाम भी सुनने में आ रहे हैं। ये भी पता चल रहा है कि जी कोई तकरीबन 1000 अरब रुपए का लॉस है हमारे
बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में 1000 अरब रुपए का एनुअल लॉस है। इसमें हमारे जो SOEs है तो ये तो हैं, तो इसमें लॉसेस हैं, उनको प्राइवेटाइज तो करना चाहिए। प्राइवेटाइज करने में जितना भी टाइम लगता है मेरे ख्याल में 2-4-6 महीने में ये बड़े बड़े इदारे जो है इनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो पिछले 25 साल से हम लोग प्राइवेटाइज करने की बातें सुन रहे हैं। तो इसको सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, प्राइवेटाइज करना चाहिए ताकि ये 2000 अरब रुपए के जो लॉसेज है ये खत्म हो। विथ योर परमिशन मैं आपको रोक के सवाल करना चाहता हूँ कि जो हुकूमतें 5-5 साल और जो फौजी गवर्नमेंट्स 10-10, 11-11 साल रहती हैं वो तो खैर से नहीं कर पाती, और हमेशा हम देखते हैं कि जब कोई इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो बहुत एक्टिवली बातें हो रही होती हैं उन कामों की कि जो कम से कम 5-5, 6-6 साल के मैंडेट वाले हैं। आपको इसमें कितनी वैल्यू दिखती है इस तरह की बातों में? मैं समझता हूँ कि देखिए बातें तो हमारी कौम बातें ही करती है ना। प्रॉब्लम ये है, हम बातों की बजाय कुछ अमल करना शुरू करते हैं। तो अब अगर ये गवर्नमेंट अभी तक ऐलानात कर रही है, अगर ऐलानात की बजाय कुछ अमल हो जाए और इनको इसके लिए पावर्स भी दी गई हैं, जो आखिरी बिल जो पास हुए थे असेंबली में तो इसी किस्म के बिल थे जिसमें इनको केयर टेकर गवर्नमेंट को पावर्स दी गई थी। ये लोग अगर काम करें, परफॉर्म करें तो नथिंग लाइक इट, और दिस इज आई थिंक लॉन्ग ड्यू कि इसको फौरी तौर पे करना चाहिए। अब आपने मुझे पूछा था कि बिजनेस क्लाइमेट का और बिजनेस क्या सोच रहे हैं हम लोग। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि ये जो असल में ये जो 2000 अरब रुपए के लॉसेज है ना, ये फिर हमें ही टैक्सों की शक्ल में देने पड़ते हैं। हमें बिजनेस कम्युनिटी है, 24 करोड़ अवाम है, ये सबको टैक्सों की शक्ल में ये पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर ये चीजें इस तरह के लॉसेज नहीं होंगे तो फिर हम थोड़ा सा अवाम को सुकून मिलेगा। बिजली में भी अगर लॉसेज नहीं होंगे तो बिजली की कीमतें भी कम हो सकेंगी। इसी तरीके से जो दूसरे चीजें हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, अभी आपने देखा 150 अरब रुपए का लॉस तो साल का सिर्फ के इसका CIA का है। तो ये सारा जाहिर है कि वो टैक्स पेयर की मनी है ना, उसी को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन सर ये आपको नहीं नजर आता कि कोई ना कोई तो हिडन ताकत हमेशा होती है जो मेक श्योर करती है कि ये चीज़ें आगे नहीं चलें। अब जैसे PIA की बात इतनी आगे चली गई, उसके नंबर्स भी कोट हो गए और ये भी कहा जाने लगा कि यार ये तो सबसे बड़ा मसला है, वी नीड टू रिजॉल्व इट। अब एक खबर आ गई कल के दिन के पहले एविएशन अथॉरिटी को रेगुलेट करने की बॉडी बनाई जाएगी, फिर PI को। इसका उससे आई वंडर कोई वास्ता है आपकी नज़र में है सर? लेकिन बात यह है, कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि चीजों को डिले करने के लिए इस टाइप की सजेशन लाई जाती हैं, और कुछ ये होता है कि उस इदारे को बेहतर करके बेचने की बात होती है कि इसको थोड़ा ठीक करके बेच लें। तो बस हम इसी उसमें लगे रहते हैं कि वो एग एंड चिकन वाली बात है कि जी वो पहले अंडा या पहले मुर्गी। हमें तो मेरा ख्याल है इनको बेच बात के फारिग करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो चीजें डिले होती चली जाएंगी। और आपको पता है कि हम देखेंगे 150 अरब रुपए का अगर लॉस है तो उसका मतलब है कि कोई शायद 50 करोड़ रुपए पर डे का लॉस है। एग्जैक्टली। तो हमें इन चीजों को यानी जितना जल्दी इनसे जान छुड़ाएं बेहतर है। तो जाहिद साहब ये फरमाएं कि इस वक्त जो महंगाई की सिचुएशन है, देयर आर पीपल ऑन द स्ट्रीट हु से कि इट इज़ अ रेसिपी के लोग सड़कों पर आएँ, अनारकी की तरफ सिचुएशन जाए। बिकॉज देखें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इनफैक्ट बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो 26 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है वो प्योर मिसमैनेजमेंट थी ऑन द फॉरेक्स फ्रंट। अदरवाइज आज भी जो डॉलर इसकी प्राइस है पर बैरल दैट इज़ अराउंड 90 बैरल, और 2 दिन के लिए ये 98 पे गई थी। सो पाकिस्तान के अंदर ये जो कायदा कानून है कि इन्वेंट्री की प्राइस जो PSO की हो उसके हिसाब से रेट तय होगा, सारे मुल्क के अवाम के लिए महंगाई का फ़ैसला होगा। सो ये वाली चीज़ें भी को बिजनेसमैन रेस करते हैं कि यार इसको उस तरह करें जैसे इंडिया में, सारी दुनिया में इट इज़ अ डीरेगुलेटेड एंटिटी। सारी दुनिया में सुबह के दिन गैसोलीन और पेट्रोल की प्राइसेस आती हैं और आपके लालू खेत में प्राइस अलग होती है, गुलशन में अलग होती हैं, बिकॉज कंपटीशन है, फेयर कंपटीशन है। हमारे यहाँ ये बातें क्यों नहीं हो पाती जाहिर साहब? लेकिन जहाँ भी एक मार्केट फोर्सेस या मार्केट फंक्शंस होता है और वहाँ कंपटीशन होता है तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो यूजर को होता है, पब्लिक को होता है। तो लिहाजा इसको डीरेगुलेट करने में कोई हर्ज नहीं है, इसको डीरेगुलेट कर देना चाहिए, हम तो ये समझते हैं। बाकी रह गई ये बात के जी अब जो प्राइसेस इंक्रीज की हैं इस दफा तो वो नहीं होनी चाहिए थी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। प्राइसेस इंक्रीज करना तो देखें हम, एक तो IMF के एग्रीमेंट है,
उसमें कि हमने अभी इसमें कोई सब्सिडी नहीं देनी। एक तो वो है, दूसरी बात ये कि हमारे पास स्पेस ही नहीं है। फिर तीसरी बात ये कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं इसमें इंटरनेशनल मार्केट में कोई 25-30% के करीब इंक्रीज हो चुकी है। तो वो इंक्रीज जो हुई है तो वो जाहिर है कि हमें अपने यहाँ उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो हम दिवालिया हो जाएंगे। तो बाकी रह गई डॉलर की प्राइस, तो जाहिर है कि हमारे यहाँ चूंकि डॉलर की प्राइस ज्यादा है तो उस वजह से हमें जो इंटरनेशनल मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो हमारे यहाँ जो है वो डबल होके आता है। तो वो ज्यादा पिंचिंग होती है। तो उन्हीं चीजों को हमें ठीक करने की जरूरत है कि जो हमारे लॉसेज हैं फिर हम कर्जे लेते हैं तो उसकी वजह से फिर हमारा डॉलर महंगा होता है। तो वो उन चीजों को ही हमें एड्रेस करने की जरूरत है ना। सर, शरह सूद को मेंटेन किया गया है, हाउ डू यू लुक एट इट? मतलब किस चीज को मेंटेन किया गया है? इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट, जी इंटरेस्ट रेट को जो मेंटेन किया गया, हम समझ रहे थे कि शायद 1-1.5% उसका होगा, लेकिन उसको मेंटेन किया गया क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन थी वो पहले 38% थी। अब कम हो गए, कोई 28% पे आई है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला है कि अगर इसको मेंटेन किया गया और नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि इससे आप देखेंगे हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल ही बैठ गई है। तो जब इंडस्ट्री बैठ जाएगी, रोजगार नहीं मिलेगा। फिर एक्सपोर्ट पे भी आपको पता है, देख रहे हैं हम लोग के एक्सपोर्ट में भी उसके बुरे असर आ रहे हैं। तो ये अच्छा फैसला है कि इसको बढ़ाया नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसको देखना चाहिए कि अगर इसको डाउनवर्ड रिवाइज कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा। अंडरस्टूड सर। आखिर में फरमा दें कि इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? एज अ बिजनेसमैन यू हैव सम एक्सपेक्टेशन और यू थिंक कि इलेक्शन अगर डिले होते हैं और मुल्क में बेहतरी आती है तो इसमें कोई मसला नहीं? इलेक्शन इलेक्शन की वजह से हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो नहीं रुकनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई चीज नहीं रुकनी चाहिए, ना इकोनॉमिक रिफॉर्म रुकनी चाहिए, ना इलेक्शन रुकने चाहिए। हमें जिम्मेदार को सबूत देना चाहिए और सारी चीजें अपने प्रोसेस के मुताबिक, अपने टाइम टेबल के मुताबिक वो होती चलनी चाहिए ताकि हम इस किस्म की जो शैम्बल्स हैं इनसे निकल सके। मियां जाहिद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आरिफ रज़ा और उनसे हम समझेंगे कि फॉरेक्स फ्रंट पे क्या कुछ हो रहा है और डॉलर की जो कदर है या कीमत है उसमें कितनी गिरावट एक्सपेक्टेड है। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में मियां जाहिद ने तफसील के साथ बताया कि वही मसाइल हैं जिस पे वो 500 मरतबा गुफ्तगू कर चुके हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आए रोज़ मिनिस्ट्रीज़ के चक्कर काटते हैं और कैपेसिटी चार्जेस से लेके बाकी जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए सोल्यूशन बार बार देते हैं। बट ही अंडरस्टैंड्स कि पाकिस्तान का जो सोल्यूशन है वो शायद किसी और के पास है और वो सोल्यूशन यही है कि स्टेटस को मेंटेन रहे। उन्होंने महंगाई से मुतालिक 2-3 तजावीज़ पेश की और उन्होंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ शरह सूद है, अगर इसको कम कर दिया जाए और ये जो एनर्जी के चार्जेस में, बिजली के चार्जेस में जो लीकेजेस होती हैं और जो डिस्कोस के मामलात हैं इनको अगर सिर्फ सेटल कर दिया जाए और पीआई के मामलात को बेहतर कर दिया जाए तो 2 से 3 हज़ार अरब रुपए की बचत हो सकती है जो कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जॉब क्रिएशन में यूज़ हो सकती है। बट अगेन बात वही है कि जिन लोगों ने इन चीज़ों को हल करना है, जिन लोगों ने इन चीज़ों की तरफ नज़रें इनायत करनी है, उनकी स्ट्रैटेजी शायद 30-30 हज़ार डॉलर डे के कमरों में ठहरना है, उनकी प्रायोरिटी में अवाम नहीं है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट रिलेट्स टू ऑल द इश्यूज़ विच आर प्रिवेलिंग इन द कंट्री एंड दैट इज़ अबाउट द फॉरेक्स। जो डॉलर की प्राइसिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज ही कंट्रोल कर पाती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटीज़ ही पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सरहदें हैं वो उसकी मुहाफ़िज़ बनी हुई हैं एंड पीपल ऑन द स्ट्रीट आर नाउ द ओपिनियन कि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज सिक्योरिटी फोर्सेस का ये काम नहीं है कि वो डॉलर की हर दुकान की चौकीदारी करें। सो प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम रज़ा से समझेंगे कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर वो ये जो डॉलर की कीमत में गिरावट है इसको कैसे देखते हैं। रज़ा, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सानी, क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। रज़ा, आपने देखा कि एक फॉरेक्स ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जिसके तहत पिंडी से भी काफ़ी डॉलर बरामद हुए, कराची में भी यू सॉ बिग ऑपरेशन। जो बी कैटेगरी की कंपनीज़ हैं वो बंद हो रही हैं, डॉलर में 35 रुपए की कमी हुई है। हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन और अब अपनी बात पे कायम है कि ये 250 से नीचे आएगा डॉलर? जी, थैंक यू सानी फॉर टेकिंग मी इन द शो अगेन। हमारी जो लास्ट बातचीत हुई थी आपसे
तो उसके अंदर मैंने आपको टेक्निकल प्राइसेस कोट किए थे, तो वो मेरे 4 प्राइसेस थे, तो वो 270 था, 300 था, और 300 के बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट का जो एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है एक्सचेंज कंपनीज के अगेंस्ट और एक डॉलर माफिया के अगेंस्ट ना। राइट। तो उसका बेसिकली इम्पैक्ट जो है वो टेक्निकली तो पहले ही हमें इंडिकेशन आ गई थी कि ये जो है अब डाउन साइड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। राइट। तो आपने उसका असर देखा कि ओपन मार्केट में तकरीबन 330 तक ये क्रॉस हुआ था। राइट। उसके बाद जब ये ऑपरेशन शुरू हुए तो इसका मतलब कि जो सारा इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद, ये जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इसके आने के बाद जितना भी ये सारा प्राइस था वो सारा स्पेकुलेशन के बेसिस के ऊपर था, क्योंकि जब नई गवर्नमेंट आती है तो उसके साथ एक इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता नहीं है लोगों का ना, तो वो की पैनिक कर, तो सारा बेसिकली कहने का मतलब है कि सारा पैनिक वाला प्राइस था। तो जैसे ही सर्टेनिटी आई है, एक फ्रंटमैन के तौर पे हमारे आर्मी चीफ आए हैं, तो उनके बाद ये एक इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो रुपी के ऊपर एक बहाल हुआ है। तो इसके लिए बेसिकली प्योर टेक्निकल बेस अगर मैं बात करूं तो ये अब इंशाल्लाह हमारे पास पहला टारगेट 270 का है, और फिर जो हमारा फाइनल टारगेट जो काफी टाइम से कह रहे हैं आपको 242 का, तो वो आप इंशाल्लाह पूरा होते हुए देखें अगले चंद हफ्तों में या कुछ महीनों के अंदर। बट व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट? बिकॉज ट्रेडिंग तो इतनी एक्टिविटी नहीं हो रही मार्केट के अंदर, लोग सरेंडर कर रहे हैं और उल्टी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक ज़माना था कि 315 का डॉलर है ऑफिशियल रेट और 325 और 30 में भी कोई नहीं दे रहा। अभी 296 का रेट है और 290 पे लोग लाइन लगा के देने को तैयार हैं। सो हाउ डू यू कॉल इट अ मार्केट सिचुएशन? जी जी बिल्कुल सानी, देखें हमारी जो एक्सपर्टीज होती है वो डाटा की बेसिस के ऊपर होती है ना। तो मैंने जब आपके लास्ट प्रोग्राम के अंदर आपको जब बातचीत कही थी तो वो डाटा इतना जबरदस्त हमारे पास फोरकास्टिंग होती है चीजें कि वो मैं आगे की कहानी पहले से बता देता, हमें खुद नहीं पता होता कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन, मतलब हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारे पास प्राइस कैलकुलेट होके आ जाती है जो कि एक नेचुरल मार्केट फंक्शन है। बेसिकली नेचुरल जो फोर्सेज होती हैं किसी भी डाटा के अंदर, तो ये उसकी वजह से प्राइस कैलकुलेट होती है। तो हम तो अपनी प्राइसेस लेके बैठ गए थे, तो फिर अब आपने देखा है कि उसके ऊपर एक सारी शुरू हो गई है। अब तो आप ये समझिए कि डॉलर का जो एक मोमेंटम बना हुआ था सारा, बट रज़ा एज अ स्टूडेंट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जिस प्राइस पे बहुत ज़्यादा माल उड़ जाता है और जब फिर ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी करेक्शन होती है तो काफ़ी सेलिंग का प्रेशर होता है। अभी तो इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस जोर दे रही हैं तो डॉलर कहीं जा रहा है। अभी ये सारी उम्र तो फौजी नहीं खड़ा होगा एक्सचेंज कंपनीज की दुकानों पर। नहीं, असल में सानी देखें इसके अंदर एक चीज ये बात थी कि सिर्फ ये फोर्सेस के ऊपर नहीं हो रहा है, ये जो एलिमेंट था स्पेकुलेशन का। देखिए मार्केट के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ मार्केट के नॉर्म्स होते हैं। अब उन नॉर्म्स को भी तो तोड़ा गया था ना हमारे यहाँ से, जो ग्राउंड पे माफिया है हमारे पास, जो कि एग्जैक्ट प्राइस आने नहीं देती थी 300 से ऊपर, तो उसका प्राइस बनता ही नहीं था। फिर भी इंटरबैंक में 360 चला गया और ओपन मार्केट में तो कहाँ से कहाँ वो जो है ना शूट हो गया था, 30 रुपए में नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो उन्होंने बेसिकली मार्केट, इसको हम मार्केट इंटरवेंशन नहीं कहते। देखिए कोई भी चीज अगर लीगल नहीं हो रही है तो उसको रोकना भी तो रियासत का काम है ना, जो उन्होंने कर दिया। तो बेसिकली अगर वो लीगली बीच में आए कि अगर आपने तो फिर जैसे लास्ट टाइम हमारे साथ सागदार ने किया था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, उन्होंने, वो कहलाती है मार्केट इंटरवेंशन। ये मार्केट इंटरवेंशन नहीं है, वो सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज को ब्लॉक कर रहे हैं, और जिसकी रीजन आप देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की ग्रे इकोनॉमी का साइज किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो इतनी पावरफुल है कि वो कहीं भी अगर एक जगह पार्किंग करना शुरू हो जाए फंड्स की तो प्राइस रुकता नहीं है। तो उन्होंने बस वो ब्लॉकेज की है। तो इसका मतलब जो हमें टेक्निकली प्राइसेस हमारे पास जो डाटा की बेसिस पे कैलकुलेट होकर आ रही थी वो इसी किस्म के किसी उसकी इंडिकेशन कर रहे थे, इसी किस्म के किसी इवेंट की। तो वो उसने उसको टेक्निकली भी जो है पूरा कर दिया और फंडामेंटली भी पूरा कर दिया। तो इंशाल्लाह मैं वापस कोट कर दूं कि 270 हमारा पहला टारगेट है और 242 इंशाल्लाह दूसरा टारगेट। और टेक्निकली मैं इसको आपके व्यूअर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, थ्योरीज को डिस्कस करके वो फिर शायद कंफ्यूजन का शिकार होंगे। तो प्राइस एक्शन थ्योरी जो हमें बता रही है और एलियट वेव जो बता रहा है, तो वो 270 और 242 बता रहा है। देखें एक तो सिचुएशन ये है कि बाहर से पैसों ने एनीवे आना है, अदरवाइज पाकिस्तान में दोबारा से डिफ़ॉल्ट और दूसरी तीसरी बातें शुरू हो जानी है। आई सी व्हाट यू सेइंग कि इन्फ्लोज नज़र भी आ रहे हैं, उन्हें एक्चुअली आना भी है, बट हाउ लॉन्ग यू सी दिस सस्टेनिंग कि ये 242 पे सस्टेन करेगा
या एकदम रिवर्स करेगा? बिकॉज ये तो समझा दिया इन्होंने कि अब जो रेट है वो 350 का होना है, बट कैन यू एक्सपेक्ट कि 242 पे जाके एकदम 350 का हो जाएगा डॉलर, और यू सी सम स्टेबिलिटी? जी जी सानी, इसके अंदर ये होता है कि हम जब एक कोई टारगेट प्राइस बना के बैठते हैं ना, तो उसके बाद फिर हम अपनी नई फोरकास्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो एक कंप्लीशन ऑफ टारगेट होता है। तो फिर वहां हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, वहां से फिर जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं तो हो सकता है मेरी पॉसिबल 220 का आ जाए, या वापस हम जाएंगे 242 से लेके वापस 270, इसके दरमियान ये स्टेबल कर जाएगा, जो कि एवरेज बन जाएगा। लेकिन वो अर्ली कॉल हम नहीं देते हैं, हम सिर्फ अभी जो करंट सिचुएशन अपनी टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे वो आपको बता रहे हैं। बट अभी तक आपका व्यू वो है एंड यू स्टिक टू इट कि इसको 242 पे जाना चाहिए आज? ये फर्म मैं आपके प्रोग्राम में काफी टाइम से ये चिल्ला रहा हूँ कि 242 आना। आपके बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे थे उस वक्त भी, और अभी भी कह रहे हैं। लेकिन मैं अपने पॉइंट पे स्टैंड करूंगा, 270 पहला है और 242 दूसरा है। जी, एक साहब का मैं नाम नहीं लेता, ही इज अ बिग एनालिस्ट ऑफ द मार्केट, उसने कहा सानी भाई 300 का जिस दिन हो जाए तो मुझसे बात करना। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा 280 का, तो अब दोबारा उनसे बात कर लूँगा थोड़े दिनों में, बिकॉज आपकी बात तो तकरीबन ठीक हो रही है। 320 से अपने 310 देखा, 5 देखा, और अब 290 का हम देख रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म में जो रिजर्व्स की पोजीशन है उससे ये लिंक है, एवरीवन नोज। तो फॉरेक्स को आप कहाँ देखते हैं? ये 7 से 8 बिलियन के आसपास ही देखते हैं, या एंड ऑफ ईयर पे आपको लगता है कि सप्लाई बेहतर हो जाएगी? सानी, इसके अंदर जो प्राइसिंग का गेम होता है ना, प्राइसिंग का गेम होता है वो फंडामेंटल से ऊपर होता है। जो प्राइसिंग का डाटा होता है वो आपको आगे की फोरकास्ट बता देता है। फंडामेंटल्स उसके बाद अनफोल्ड होना शुरू होते हैं, क्योंकि हर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को फंडामेंटल्स एग्जैक्टली पता नहीं होते। किसी की जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो स्ट्रांग होती है, और किसी की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ी कम होती है। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन पहले से ही होती है, तो वो अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं चार्ट्स के ऊपर। हमें उसको पकड़ में आ जाती है चीज ना, तो हमने तो उसी बेसिस के ऊपर हम फोरकास्ट करते हैं। और दूसरी बात रही थी कि अगर आपने देखा हो अभी हमारी जो रेमिटेंसेस थी ओपन मार्केट और इंटरबैंक की सिर्फ गैप की वजह से $4.5 बिलियन जो है वो नीचे गई नहीं आया। अब आप मुझे बताएं कि $2 बिलियन के लिए हम IMF से, मतलब आप समझे कि एक तरह से भीख मांग रहे थे। यस। और ये $4.5 बिलियन सिर्फ ये सात दर की जो पॉलिसी थी उस वक्त की, जो उन्होंने कैपिंग की थी और इंटरवेंशन, वो मार्केट इंटरवेंशन थी। मैं इसको वापस कह दूं कि ये वाली जो चीज होती है मार्केट इंटरवेंशन नहीं है, ये इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर कर्बिंग कर रहे हैं। दिस इज एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। यस, दिस इज एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। ठीक हो गया। सो रजा, आखिर में अगर आप कोई कमेंट देना चाहें, लॉन्ग टर्म में डाउन द रोड 2.5 ईयर आप कैसे देखते हैं फॉरेक्स को, तो you've got 30 मेरे ख्याल से सानी, रुपी ने अपना जो बेसिकली वर्स्ट जो टाइम पीरियड था वो हो चुका है रुपी के साथ। तो इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे तो ये रुपी की भी रिकवरी और स्टेबिलिटी आप अपनी जगह देखेंगे, और पाकिस्तान के भी इंशाल्लाह अच्छे हालात आप देखेंगे। तो मेरा तो ये शुरू है, इंशाल्लाह सबको उम्मीद रहे, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। रजा आरिफ, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे मियाँ जाहिद और रज़ा आरिफ। दोनों ने तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान के सिस्टम में एक बुनियादी एनॉमली है, और वो ये है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है वो लॉन्ग टर्म मसाइल के हल पर फोकस कर रही होती है। हालांकि उसका काम सिर्फ 90 दिन में इलेक्शन कराना होता है, वो इसके अलावा हर काम कर रही होती है। और जो 5 साल के लिए हुकूमत आती है उसका बुनियादी मकसद और जो रिक्वायरमेंट और जो नीड होती है वो कानून साजी होती है, लॉन्ग टर्म मसाइल का हल ढूंढना होता है। और वो 5 साल की हुकूमत सिवाय शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही होती। सो आज के जो दोनों पार्टिसिपेंट थे वो किसी हद तक फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए, और उनका व्यू ये था कि पाकिस्तान के मसाइल जैसे हैं जो कि तू रहेंगे, एंड गोइंग फॉरवर्ड भी उन्हें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं नज़र आती पाकिस्तान के इस निज़ाम से। हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो डॉलर की कीमत में 30 से 35 रुपए की बेहतरी हुई है, अगेन आप देखें कि बाज़ार हिस्स में मंडे से लेकर आज जब मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त तक 5 बिलियन अ डे से ज़्यादा का जो टर्नओवर है, वैल्यू ट्रेडेड है, वो नहीं देखी गई। उसकी वजह यह है कि जुम्मे के दिन किसी एक स्टॉक ब्रोकर की प्रेमिसेस से फॉरेक्स के नाम पे ऑपरेशन किया गया, वहाँ से फॉरेन करेंसी भी और मोबाइल फ़ोन में क्या गया कि काफ़ी सौदों की डिटेल है, हवाला हुंडी के अगेंस्ट ये क्रैकडाउन है। और बाज़ार के अंदर ये बात बहुत कॉमनली कही जा रही है कि
the gentleman or the broker house was one of the prominent or one of the biggest player of the बदला market, बदला provider. और बहुत सारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी बाज़ार हिस्सेस या पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स का कत्लेआम या पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को बाज़ार से दूर रखने की स्कीम का नाम जो है वो बदला है। हम आपको इस वक्त सुनवाने जा रहे हैं एक ऐसा क्लिप कि जो आपको बताएगा कि 2 साल पहले एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने जो कि पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट को टाइम एंड अगेन एडवाइस करते रहे हैं और ये भी सच है कि उनके दिए हुए हर मशवरे पर अमल हो जाता है, बट समहाउ बदला से रिलेटेड जब भी वो सजेशन देते हैं, तजावीज़ देते हैं, वो रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं। और आज हम नतीजा देख रहे हैं कि आपके बाज़ार से इन्वेस्टर ख़त्म हो गए, आपके बाज़ार से वैल्यू ट्रेडेड ख़त्म हो गई है, आपके बाज़ार की जो कमीशन की इनकम है वो इतनी कम हो गई है कि जो कभी 2-3 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के बराबर होती थी, अभी ये 189 ब्रोकरेज हाउसेस के साथ इतनी कम इनकम, इतनी कम वैल्यू के साथ ये सिस्टम कैसे सस्टेन कर सकता है, ये सवाल है। अगर नए इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो ये बाज़ार हिस्सेस के लाने के लायक रह जाएगी, ये एक सवाल है। बट गोइंग बैक टू द पॉइंट, वी वांट यू टू काइंडली हेयर व्हाट डेविड वाइट सेड सम 2.5 years ago कि पाकिस्तानी बाज़ार हिस्सेस का बुनियादी मसला क्या है। चलाइए क्लिप। Working with the SCCP, and I've never felt that Pakistan has really moved forward from the days of Badla. We've had a number of different iterations of derivatives, but they haven't really captured the way that India captured moving forward to a proper futures market with a proper CCP and risk management tools to develop the market. You can say everybody, look, it's very difficult to teach a dog new tricks, an old dog new tricks. So you have to have a sort of compromise between embracing new people that work in the industry and new entrants are getting that education. And I think what has happened over time in Pakistan is that the new people coming in have learnt the old dog's tricks, so they haven't built that capacity. So Options is an issue because the lobby which holds the market doesn't want this leveraged product to be introduced, this option product or derivative to be introduced, because the new form of the Badla, which nowadays is available in the name of margin trading system, is actually having at least 40 to 45 billion rupees open position to be settled. And all these positions are held by the financier, and they are not more, they are just 4 to 5 financiers. And because in the Badla or the MTS market, you would see the financing rate hovering to 20 to 25, and at times it is more than 30%. And in the 2008 crisis, in some stocks it went more than 40%. So this is a product which gives the neck of the leverage taker into the hands of financier. What is it that Pakistan is unable to do and India did it, and what is it that you kept advising and it somehow didn't happen? An advisor to the committee that looked at the market crash, the Badla crash that occurred in around 2006, 2007. Like other markets, you haven't moved as yet to develop an IPO. If it hasn't announced, it's about to announce the approval of the listing of the National Stock Exchange as an IPO. Unfortunately, Pakistan has lagged behind on a number of issues. MSCI has downgraded the categorization of the market from emerging to frontier. बाजार रहे ना रहे, लेवरेज और लेवरेज वाले ज़रूर रहेंगे, क्या इन्वेस्टर भी इनफैक्ट रहे नहीं रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब एक इन्वेस्टर 50 इन्वेस्टर जितना काम करके दिखा सकता है और उतना कमीशन उससे जनरेट हो सकता है, एक्सचेंज के लिए भी, ब्रोकर के लिए भी, तो इस मॉडल को खैर बात कहने की कोई ख़ास ज़रूरत है। नाज़रीन, आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा किया, हम चाहेंगे कि इसके ऊपर आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें। वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।